प्रिय विद्यार्थियों, महाविद्यालय के YouTube चैनल में आज पुनः आपका स्वागत है। कल हमने लार्ज एंड स्मॉल स्केल प्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था। लघु एवं बड़े स्तर पर जो उत्पादन होते हैं उसके बारे में हमने बात की थी। छात्रों, आज जो हमारा टॉपिक है वो है बचतें या इकोनॉमीज़। इसे हम पैमाने संबंधी बचत या इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल के नाम से जानते हैं। ये टॉपिक आपके लिए नया ज़रूर है, लेकिन ये एक बेसिक कंसेप्ट है जिसे हमें समझना होगा। स्थानीयकरण से तात्पर्य आप पहले भी समझ चुके हैं। उद्योग की स्थापना हेतु एक उपयुक्त स्थल का चयन। किस स्थान पर उद्योग लगे या उद्योग की स्थापना वाला स्थल स्थानीयकरण है। स्थानीयकरण में उत्पादन पैमाना महत्वपूर्ण होता है, अर्थात आप उद्योग में किस स्तर का उत्पादन करना चाहते हैं, क्योंकि एक निश्चित स्तर तक ही उत्पादन लाभदायक होता है। उत्पादन पैमाना बड़ा एवं छोटा दो प्रकार का होता है। वास्तव में प्रति इकाई लागत उत्पादन के पैमाने पर निर्भर करती है। ठीक है ना, उत्पादन का पैमाना किस तरह का है उस पर ही लागत निर्भर करती है। उत्पादन के स्तर से प्रतिफल मीन्स रिटर्न की निम्न 3 दशाएं उत्पन्न होती हैं। कौन कौन सी 3 दशाएं उत्पन्न होती हैं? नंबर 1 स्थिर प्रतिफल, नंबर 2 वृद्धिमान प्रतिफल, नंबर 3 ह्रासमान प्रतिफल। स्थिर प्रतिफल अर्थात जिस मात्रा में लागत तत्वों का उपयोग होता है उसी अनुपात में उत्पादन बढ़ना। वृद्धिमान प्रतिफल से तात्पर्य है पैमाना या वृहद उत्पादन की बचत, उसी को हम वृद्धिमान प्रतिफल कहते हैं। जिस मात्रा में लागत तत्वों का उपयोग होता है उसकी अपेक्षा उत्पादन में अगर विस्तार या वृद्धि होती है तो यह वृद्धिमान प्रतिफल है। अर्थात उत्पादन के सभी साधनों में वृद्धि से उत्पादन अनुपात से अधिक बढ़ता है। उत्पादन के बढ़ने से प्रति इकाई लागत में कमी आ जाती है। तो ये है हमारा वृद्धिमान प्रतिफल। और तीसरा है ह्रासमान प्रतिफल। अगर लागत तत्वों की मात्रा के अनुपात में उत्पादन कम होता है तो इसे अलाभप्रद पैमाने की बचत या पैमाने के ह्रासमान प्रतिफल कहते हैं। अर्थात अधिक मात्रा में उत्पादन से प्रति इकाई लागत बढ़ती है। तो इस तरह से उत्पादन के स्तर से जो प्रतिफल हैं वो निम्न 3 दशाएं हमने बात की: स्थिर, वृद्धिमान और ह्रासमान प्रतिफल। वर्तमान में विशाल पैमाने पर लार्ज स्केल पर उत्पादन प्रवृत्ति बढ़ रही है और बचत भी अधिक होती है। बड़े पैमाने के उत्पादन से जो बचतें होती हैं वो निम्न 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? उत्पादन शक्ति से संबंधित, नंबर 2 प्रतियोगिता से संबंधित और नंबर 3 साधन संबंधित। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण और जिसकी हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है उत्पादन शक्ति से संबंधित बचत। बड़े पैमाने के उद्योग में उत्पादन शक्ति बढ़ती है और कम लागत पर अधिक मात्रा में उत्पादन होता है। उत्पादन संबंधी बचत को हम 2 भागों में विभाजित करते हैं। एक एक्सटर्नल इकोनॉमीज़ और दूसरा इंटरनल इकोनॉमीज़, अर्थात बाह्य बचत और आंतरिक बचत। इन दोनों बचतों के बारे में हम बात करेंगे। पहले हम इनका अर्थ समझेंगे और फिर इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की बचतों का हम वर्णन करेंगे। बाह्य बचत का संबंध उत्पादन इकाई के बाहर से मिलने वाली सुविधाओं से है। फर्म मतलब औद्योगिक इकाई, फर्म के आंतरिक संगठन से कोई संबंध नहीं है। इनसे पूरा उद्योग प्रभावित होता है, अर्थात बाह्य बचतें पूरे उद्योग को प्रभावित कर सकती हैं। जैसे अधिक मात्रा में माल खरीदने पर सस्ता मिलता है। एक साथ हम माल खरीद लेंगे तो सस्ता मिलेगा और जब सस्ता मिला तो आगे का पूरा उत्पादन प्रभावित होगा।
अधिक माल उपलब्ध होने पर ट्रांसपोर्ट किराया दर में कमी आती है। यातायात, संचार, विकास, बाजार, बैंक आदि सुविधाओं के लाभ भी सम्मिलित हैं। तो इस प्रकार ये बाह्य बचत का अर्थ है। अब ये बाह्य बचतें कितने प्रकार की होती हैं? इन बाह्य बचतों को हम 3 प्रकार में विभाजित करते हैं। ये 3 प्रकार कौन कौन से हैं? केंद्रीकरण, सूचना संबंधी और विघटन से संबंधित बचत। इसके अलावा कच्चे माल से संबंधित विशिष्टीकरण आदि बचतें भी इसमें शामिल हैं। तो पहली चीज़ हम देख लेते हैं केंद्रीकरण की बचत। एक ही प्रदेश में कुछ फर्मों या औद्योगिक इकाइयों के स्थापित होने से वहाँ कुशल श्रमिक, परिवहन सुविधा और बेचने आदि की सुविधाएं प्राप्त हो जाती है। तो एक स्थान पर जब उद्योगों का केंद्रीकरण हो जाता है तो अनावश्यक इन खर्चों को बार बार करना नहीं पड़ता है, तो बचत हो जाती है। नंबर 2, सूचना संबंधी बचत। यहाँ शोध अनुसंधान का लाभ प्राप्त हो जाता है। तकनीकी और व्यावसायिक पत्रिकाओं द्वारा भी सूचनाएं और तकनीकी ज्ञान का लाभ मिल जाता है। और विघटन की बचत, उद्योग विकास से विशिष्ट औद्योगिक इकाइयों की सेवाओं का लाभ मिलता है। जैसे किसी एक प्रदेश में शुगर मिल है और अधिक संख्या में स्थापित है, तो वहाँ गन्ने के छिलकों का उपयोग करने हेतु अलग से औद्योगिक इकाई की स्थापना हो जाती है, अर्थात इनके अपशिष्ट पदार्थों का उपयोग बाह्य फर्मों द्वारा होता है। कच्चे माल से संबंधित बचत, आसानी से सस्ते दामों में उपलब्ध हो जाता है। विशिष्टीकरण, एक स्थान पर अधिक औद्योगिक इकाइयों के केंद्रित होने से वहाँ उद्योग से संबंधित विशेषज्ञों का लाभ मिलता है। तो ये हमने जो बात की थी वो बाह्य बचत, एक्सटर्नल इकोनॉमी से रिलेटेड थी। अब हम बात करेंगे आंतरिक बचत क्या होती है। आंतरिक बचत का संबंध औद्योगिक इकाई की आंतरिक व्यवस्था और संगठन से होता है। उत्पादन इकाई में होने वाली सुविधाओं और सुधारों से संबंधित है। प्रबंधक कुशलता व योग्यता पर ये बचतें निर्भर करती हैं। कुशल प्रबंधक उत्पादन की नई वैज्ञानिक विधियों के उपयोग द्वारा उत्पादन में वृद्धि होती है। नवीन विधियाँ खोजकर श्रम विभाजन के वैज्ञानिक विकास का लाभ मिल सकता है। औद्योगिक युग में शिक्षा एवं विज्ञान के तीव्र विकास से आंतरिक बचत तेज़ी से बढ़ती जा रही है। तो ये आंतरिक बचत का सीधा सा अर्थ है, जिसका संबंध किसी भी औद्योगिक इकाई की आंतरिक व्यवस्था और उसके आंतरिक संगठन से होता है और विभिन्न सुविधाओं और सुधारों से इनका संबंध है। अब प्रमुख आंतरिक बचतें कितने प्रकार की हैं, कौन कौन सी हैं, तो इनको हम कुछ भागों में बांटते हैं। इनमें जो सबसे पहला भाग है वो तकनीकी बचत से संबंधित है। प्राविधिक, टेक्निकल या तकनीकी बचत से रिलेटेड है। इस तकनीकी बचत को 2 भागों में बांटा है, एक उच्च तकनीकी बचत और एक वृहद आयामों की बचत। इसका दूसरा जो बचत का प्रकार है उसे हम प्रबंधकीय बचत कहते हैं। इसके अलावा बिक्री, वित्तीय और जोखिम आदि से संबंधित बचतें इसके अंतर्गत शामिल हैं। हम पहले शुरुआत कर लेते हैं इसकी प्राविधिक या तकनीकी बचत के अंतर्गत उच्च तकनीकी बचत। उत्तम किस्म की जो भी मशीनें होती हैं, छोटे पैमाने पर उत्पादन संभव नहीं होता है, इसलिए उच्च किस्म की तकनीकी का प्रयोग करने के लिए बड़े पैमाने पर उत्पादन आवश्यक है। बड़ी मशीनें विद्युत से चलती हैं, इसलिए वे छोटी मशीनों से अधिक उपयुक्त मानी जाती हैं। वृहद आकार या आयाम, जिसमें वृहद आयामों की बचतों में बड़े शहरों में चलने वाली एक बस का उदाहरण हम देख सकते हैं, जो डबल डेकर होती है, मतलब एक के ऊपर दूसरी बस। तो ये ऐसा उदाहरण है जिसमें एक ही ड्राइवर है, एक ही कंडक्टर है, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि 2 बसें चल रही हैं और इनकी यात्री ले जाने की क्षमता दुगुनी हो जाती है।
एक ही बार का खर्च है, लेकिन 2 बार का फ़ायदा इससे प्राप्त हो रहा है और खर्च बच रहा है। इसी तरह से एक 20 हॉर्स पावर की विद्युत मोटर में 10 हॉर्स पावर की मोटर से दुगुने साज सामान की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो इस तरह से वृहद आयामों का आकार बचत पर काफ़ी प्रभाव डालता है। इसके बाद आता हमारे आपस में संबंधित प्रक्रियाओं की बचत। विभिन्न प्रक्रियाओं के आपस में जुड़े रहने से, संबंधित होने से कई बचतें प्राप्त होती हैं। इसलिए फैक्ट्रियां अपने पास ही मरम्मत और बॉक्स बनाने की व्यवस्था रखती है। इससे सप्लाई की अनिश्चितता समाप्त हो जाती है। विशेषीकरण, बढ़ता हुआ जो विशेषीकरण है, विशिष्टीकरण के बढ़ने से श्रम विभाजन बढ़ता है और अधिक मुनाफा मिलता है। छोटी फर्म में श्रम विभाजन बहुत सीमित होता है, इसलिए बचत भी कम होती है। श्रम विभाजनों के लाभ से ही अल्पकाल में एक दिए हुए संयंत्र की सहायता से उत्पत्ति बढ़ाने पर कुछ सीमा तक प्रति इकाई लागत कम हो जाती है। इस प्रकार विशेषीकरण के बढ़ने से बचतें प्राप्त होती हैं, जो तकनीकी बचत मानी जाती है। तो ये हमने बात की है बचत के बारे में। अब हम बात करते हैं, हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है प्रबंधक से संबंधित बचत। इसे हम मैनेजमेंट से रिलेटेड बचत मानते हैं। इसमें विशिष्टीकरण 2 तरह से होता है। विभिन्न प्रकार के कार्य अन्य व्यक्तियों को देना। इसमें व्यवसाय का मालिक छोटे बड़े कई कार्य अन्य सहायकों को सौंपकर अपना ध्यान महत्वपूर्ण निर्णय में लगा सकता है। और दूसरा कार्यात्मक विशिष्टीकरण, इसमें विभागीय प्रबंधकों को सौंपा जा सकता है और एक विभाग के कार्य को भी कई उप विभागों में बांटा जा सकता है। एक विशेषज्ञ उत्पादन का काम संभाल सकता है, दूसरा बिक्री का, तीसरा परिवहन से संबंधित, चौथा मशीनों की मरम्मत से संबंधित। तो इस प्रकार आप विभाजन और विशिष्टीकरण द्वारा उचित बचतें प्राप्त कर सकते हैं। बिक्री से संबंधित और वित्तीय बचत, जोखिम से संबंधित बचत, इन सभी बचतों से संबंधित वर्णन पढ़ने के बाद यह स्पष्ट हो जाता है कि आंतरिक बचत एक औद्योगिक इकाई को उसके आकार में वृद्धि होने से प्राप्त होती है। किस वजह से प्राप्त होती है? उसका आकार बढ़ने से मिलती है। इनसे उत्पादन की लागत में कमी आती है। इनका संबंध औद्योगिक इकाई के आंतरिक संगठन और व्यवस्था से होता है। अब हम बात करेंगे प्रतियोगी शक्ति से संबंधित बचत। एक समान व्यवसाय की बड़ी औद्योगिक इकाई का किसी छोटी इकाई के साथ प्रतियोगिता से प्राप्त लाभ से तात्पर्य प्रतियोगी शक्ति की बचत है। उत्पादन शक्ति की बचत का लाभ बड़ी इकाइयों को प्राप्त होता है। ऐसी बचतें निम्न रूपों में प्राप्त की जा सकती हैं या होती हैं। बड़ी फर्में अपना विज्ञापन करती हैं और एक साथ कई उत्पादों का विज्ञापन देने से खर्च में कमी आती है। पत्र, पत्रिकाएं, अखबार आदि कम मूल्य लेते हैं, अतः इनकी तुलना में छोटी फर्में प्रतियोगिता नहीं कर पाती। बड़ी फर्मों की बाजार में साख और प्रतिष्ठा भी अधिक होती है, जिसके कारण सस्ती सामग्री की सुविधाएं उन्हें प्राप्त हो जाती हैं। तो ये हमारा टॉपिक आंतरिक और बाह्य बचतों से रिलेटेड था और आंतरिक और बाह्य बचतों के प्रकार से संबंधित था। अब इसी से संबंधित एक हमारा पॉइंट है एकत्रीकरण या समूहीकरण, एग्लोमिरेशन। किसी सीमित क्षेत्र में अधिक से अधिक उद्योगों का स्थापित होना एकत्रीकरण या समूहीकरण कहलाता है। इसके 2 प्रकार हैं। एक स्थान पर एक ही उद्योग से संबंधित
अनेक औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित हों, और दूसरा भिन्न भिन्न उद्योग एक ही क्षेत्र में स्थापित हों। ये दोनों अंतर मामूली हैं, आप समझ गए। एक स्थान पर एक ही उद्योग से संबंधित अनेक फर्में हों, और दूसरा अलग अलग उद्योग एक ही क्षेत्र में स्थापित हों। वेबर ने उद्योग स्थापना में समूहीकरण को प्रमुख तत्व माना। उद्योग के स्थानीयकरण कारक हमने पढ़े थे, जिसमें शक्ति, कच्चा माल, बाजार, परिवहन ये तत्व देखे थे, लेकिन उसमें वेबर ने समूहीकरण या एकत्रीकरण को भी एक महत्वपूर्ण कारक बताया है। कच्चा माल स्रोत, परिवहन केंद्र, सस्ता श्रम स्थान, बाजार केंद्र आदि कारकों के साथ एकत्रीकरण भी उद्योग स्थापना के निर्धारण में अपना महत्व रखता है। इससे उत्पादक को पैमाने की बाह्य बचतें प्राप्त होती हैं। बाह्य बचतों का अर्थ हम थोड़ी देर पहले समझ चुके हैं, उन्हीं बाह्य बचतों की ये बात कर रहे हैं। किसी क्षेत्र में सामान्य सुविधाओं की उपलब्धता होने पर उद्योग आकर्षित होने लगते हैं, क्योंकि उन्हें उन पर खर्च नहीं करना होता है। एकत्रीकरण में उद्योग एक साथ केंद्रित होते हैं। एकत्रीकरण का सामान्य अर्थ हम बता सकते हैं, किसी स्थान पर उद्योगों का केंद्रीकरण होना। वर्तमान में संसाधन उपलब्धता वाले क्षेत्रों में उद्योग अधिक केंद्रित हुए हैं, जैसे शक्ति स्रोत अर्थात कोयला, जल, विद्युत, खनिज तेल, कच्चा माल स्रोत, श्रम पूर्ति आसान वाला स्रोत और सुलभ परिवहन सुविधाओं वाले क्षेत्र। इनके कारण उद्योगों को एक क्षेत्र विशेष में एकत्रीकरण हो जाता है, अर्थात ये ऐसी सुविधाएं हैं जो उद्योगों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं, और इस तरह से धीरे धीरे एक स्थान पर उद्योगों का जमावड़ा हो जाता है। इसी समूहीकरण को हम एकत्रीकरण या एग्लोमरेशन के नाम से जानते हैं। वेबर ने अपनी एकत्रीकरण से संबंधित एक अवधारणा दी थी, जिसमें उन्होंने बताया कि परिवहन लागत, श्रम लागत और एकत्रीकरण ये तीन सामान्य कारक हैं जो उद्योग स्थिति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वेबर न्यूनतम लागत के आधार पर अपनी विचारधारा को स्पष्ट करते हैं। एकत्रीकरण से अधिक लाभ मिलने पर उद्योगपति उद्योग की स्थापना एकत्रीकरण के स्थान पर करते हैं, क्योंकि उद्योगपति का सबसे बड़ा उद्देश्य होता है कम खर्च में अधिक लाभ की प्राप्ति करना, और उसी के हेतु वो प्रयास भी करता है। कारखाने के विस्तार से बड़े पैमाने का लाभ मिलता है। उत्पादन वृद्धि से लाभ, एक ही प्रकार के उद्योग के कई कारखाने एक ही क्षेत्र में स्थापित होने से लाभ, पूर्व विकसित उद्योगों से तकनीकी ज्ञान, कुशल श्रम, यातायात, बैंक सुविधाएं आदि लाभ मिल जाते। अर्थात एकत्रीकरण से अधिक लाभ मिलने पर उद्योगपति वहाँ पर अपने उद्योगों की स्थापना करते हैं, जिससे एकत्रीकरण की प्रक्रिया हो जाती है, और कारखानों के विस्तार से बड़े पैमाने के लाभ प्राप्त होते हैं, जो लाभ उत्पादन वृद्धि, कई तरह की सुविधाएं, बैंकिंग सुविधाएं, परिवहन सुविधाएं, तकनीकी ज्ञान, कुशल श्रम आदि आसानी से उपलब्ध हो जाता है और उन्हें अलग से व्यय नहीं करना पड़ता है। जब उद्योगपति को न्यूनतम परिवहन लागत या न्यूनतम श्रम लागत की तुलना में एकत्रीकरण वाले क्षेत्र में अधिक लाभ प्राप्त हो, तभी वहाँ उद्योग की स्थापना की जाएगी। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। न्यूनतम परिवहन लागत अर्थात परिवहन से कम खर्च आना, या न्यूनतम श्रम लागत अर्थात श्रम पर कम से कम खर्च होना। इन दोनों तत्वों की तुलना में यदि एकत्रीकरण वाले क्षेत्र पर उद्योग लगने पर अधिक फायदा मिले, तो उद्योग की स्थापना परिवहन और श्रम लागत वाले तत्वों को छोड़कर एकत्रीकरण वाले तत्वों पर लाभदायक मानी जाती है। समूहीकरण या एकत्रीकरण के कारण क्या कारण है कि किसी एक स्थान पर उद्योगों का एकत्रीकरण होने लगता है? इनके कुछ कारणों को हम निम्न बिंदुओं द्वारा दर्शा सकते हैं, जिसमें सबसे पहला है प्राकृतिक कारक, जिसमें जलवायु। कैसी जलवायु? उपयुक्त जलवायु, कच्चे माल की आसानी से उपलब्धता
और शक्ति का स्रोत उसके निकटतम होना। अर्थात जलवायु, कच्चा माल और शक्ति ये प्रमुख प्राकृतिक कारक हैं। आर्थिक कारकों में उपयुक्त और विशाल बाजार, सस्ता और कुशल श्रम और पर्याप्त मात्रा में उसकी उपलब्धता, पर्याप्त पूंजी जो आसान दरों पर उपलब्ध हो जाए और विकसित परिवहन और संचार की सुविधाएं, ये ऐसे प्राकृतिक व आर्थिक कारक हैं जो किसी उद्योग को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और इन कारकों की वजह से उद्योगपति वहां अपने उद्योग अधिक से अधिक संख्या में लगाने का प्रयास करते हैं। फलस्वरूप एकत्रीकरण हो जाता है। राजनीतिक कारकों में सरकारी संरक्षण की जो नीतियां हैं वो उद्योगों को संरक्षण प्रदान करती हैं। सामाजिक और धार्मिक कारक, जैसे जयपुर में जवाहरात उद्योग चल रहा है तो एक ही धर्म से या समाज से रिलेटेड लोग एक ही जगह रहकर काम करना पसंद करते हैं। आगरे में खिलौने और जूतों के उद्योगों का समूहीकरण हो रहा है, तो ये सामाजिक और धार्मिक कारक। जनसंख्या, समूहन हेतु न्यूनतम जनसंख्या आवश्यक है और जनसंख्या में वृद्धि के साथ उच्च स्तर की आर्थिक गतिविधियों की शुरुआत हो जाती है, उच्च स्तर के केंद्र बनने लग जाते हैं। तो ये कुछ कारण है जिनकी वजह से किसी स्थान पर उद्योगों का समूहीकरण या एकत्रीकरण होने लगता है। उपरोक्त सभी कारणों से किसी स्थान पर एकत्रीकरण हो सकता है। समूहीकरण की मुख्य विशेषता यह है कि इसमें स्थित विभिन्न इकाइयों में किसी न किसी प्रकार का प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से आपसी संबंध होता है। और ये संबंध कितने प्रकार का है? उत्पादन से संबंधित संबंध, सेवा से संबंधित और बाजार से संबंधित, 3 प्रकार के संबंध हैं। विभिन्न उत्पाद एक दूसरे की फर्मों में लाए और ले जाए जाते हैं। सेवाएं एक दूसरे को प्रदान की जाती है, जिसमें वित्तीय और व्यापार से संबंधित, मरम्मत और रखरखाव से संबंधित, उपकरणों और मशीनों से संबंधित सेवाएं। बाजार, कई फर्में ऐसी होती हैं जो माल का वितरण, बिक्री और एकत्रीकरण का काम करती हैं। तो ये 3 प्रकार के आपसी संबंध हैं। अब हम बात करते हैं, ये जो संबंध है वहीं पर समूहीकरण हो सकता है और इससे प्रति इकाई उत्पादन लागत में कमी आती है। उद्योगपति का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो भी यही होता है कि उत्पादन लागत कम से कम आए, और जब उत्पादन लागत कम से कम आती है तभी वो मुनाफे की सोच सकता है, तभी वो उपभोक्ता को आसान और सस्ते दामों में वस्तुएं उपलब्ध करवा सकता है। प्रति इकाई उत्पादन लागत में कमी आती है और आय बढ़ती है। तो दोनों चीज़ें इसमें हैं। जब उत्पादन लागत कम होगी तो उसकी आय में भी वृद्धि होगी। अतः समूहीकरण व्यवस्था किसी स्थान पर एक ही उद्योग की विभिन्न फर्मों के एक स्थान पर स्थापित होने से या विभिन्न प्रकार की औद्योगिक इकाइयों के एक स्थान पर स्थापित होने से हो सकती है। ये हमारा समूहीकरण या एकत्रीकरण है। अब इसमें कुछ पॉइंट्स हम देख लेंगे, इसके लाभ और हानियाँ क्या क्या हैं, और फिर हम इस टॉपिक को यहीं समाप्त करेंगे। वीडियो काफ़ी लंबा होता जा रहा है, इतना लंबा नहीं होना चाहिए। समूहीकरण वाले स्थान पर स्थित विभिन्न आर्थिक इकाइयों को कई प्रकार से लाभ प्राप्त होता है, जिससे लागत कम आती है और आर्थिक इकाइयों का विकास भी होता है। विशाल पैमाने पर श्रम की उपलब्धता, अपशिष्ट पदार्थों का उपयोग, पूंजी से संबंधित सुविधा, ऊपरी खर्च में कमी, परिवहन सुविधा, मांग की पूर्ति शीघ्र होना, उचित दर पर माल उपलब्ध होना और विशेषीकरण, ये प्रमुख लाभ इससे हैं। दोष भी इसमें है। समूहीकरण के अधिक विकसित होने के कारण कुछ अलाभप्रद दशाएं होती हैं, जैसे भूमि का मूल्य बढ़ जाना, महंगाई में वृद्धि, अधिक प्रदूषण होना, सार्वजनिक सेवाओं की आपूर्ति में बाधाएं उत्पन्न होना, रोजगार हेतु आसपास के कई क्षेत्रों से लोग आते हैं तो सभी को रोजगार प्राप्त नहीं होता है, और एक निश्चित सीमा के बाद उत्पादन लागत का बढ़ना और परिवहन साधनों की सघनता से काफ़ी संकीर्णता वाली स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अतः एक निश्चित सीमा के बाद समूहीकरण के विपरीत प्रभाव दिखाई देने लगते हैं और फलस्वरूप
उद्योगों का उस स्थान से पलायन भी हो जाता है, जिसे हम विकेंद्रीकरण भी कहते हैं। सरकार भी इस प्रवृत्ति को नियंत्रित कर अन्य क्षेत्रों में विकास को प्रोत्साहन हेतु सुविधाएं प्रदान करती है। तो यहाँ पर हमारा इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड एग्लोमरेशन वाला टॉपिक समाप्त होता है। अगली क्लास में हम अगले टॉपिक के साथ पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।